हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुनि एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड हर एक लेसन की डिटेल एक्सप्लेनेशन और नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए। तो आइए हम देखते हैं आज के लेसन में, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे। लेसन नंबर 4.5, दिस इज क्लास 10th जो इंग्लिश मीडियम है, कुमार भारती टेक्स्ट बुक, उसमें से लेसन लिया गया है। लेसन नंबर 4.5, द ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू। मतलब ये जो बुक है, ये जो लेसन है वो बुक रिव्यू है। मतलब कोई एक पर्टिकुलर बुक जब लिखा जाता है तो उसके ऊपर रिव्यू होता है और वो नोट्स यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, द नेम ऑफ द बुक इज द ओल्ड मैन एंड द सी। मतलब ये बुक में से क्या है, बुक क्या है, किसके बारे में, वो हम लोगों को बताया जाता है। और बुक में से कोई भी लेसन नहीं लिया गया, सिर्फ उसका रिव्यू दिया गया है। ठीक है, रिव्यू जनरली कैसा होता है, जो 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 एक्सपर्ट लोग होते हैं उन लोगों को बुक दी जाती है और उनको पूछा जाता है कि हमारी बुक आप पढ़िए और आपका ओपिनियन क्या है हमारी बुक के बारे में, वो लिख के दीजिए। उसको हम लोग जनरली रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक रिव्यू लिखा गया है। जो बुक का नाम है द ओल्ड मैन एंड द सी। यहाँ पर जो बुक है उसका फ्रंट पेज जो है, कवर पेज आप देख सकते हो। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी, विनर ऑफ द पुलित्जर प्राइज फॉर द फिक्शन अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो मतलब ये जो नीचे है वो बताया गया है कि उनको ये जो अर्नेस्ट हेमिंगवे वो बुक लिखी थी ना, उसके लिए पुलित्जर अवार्ड मिला था। उन्होंने ही, वही ऑथर ने ये सेम बुक लिखा है। तो हम लोग देखते हैं कि वो बुक के अंदर क्या है। नहीं, उसका जो रिव्यू है कैसे लिखा जाता है वो आपको सीखना चाहिए। ठीक है, तो जनरली कोई बुक लिखता है या तो कुछ इट्स जस्ट लाइक फेसबुक पे जब हम लोग कमेंट करते हैं तो उनकी कमेंट हमको कैसी लगी वो हम लोग लिखते हैं। पर ज्यादातर फेसबुक की कमेंट्स इतनी लंबी नहीं होती कि उसके ऊपर हम लोग रिव्यू लिख सके। थोड़ा ही बहुत एक दो सेंटेंस में हो जाता है, पर बुक एक बहुत लंबा लिटरेचर है। ठीक है, तो उसको पूरा पढ़ के उसके ऊपर रिव्यू लिखना, तो मतलब रिव्यू भी बहुत लंबा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको लोग को रिव्यू हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। An old and experienced Cuban fisherman has run of horrible bad luck and is unable to catch any fish for 84 days. Okay, वहां पर एक क्यूबा का एक फिशरमैन था जिसका फ्यूचर, मतलब जिसके दिन बहुत ही खराब जा रहे थे क्योंकि 84 डेज से उनको कोई भी मछली नहीं हाथ में आ रही थी। His young and devoted apprentice, मतलब उनके साथ जो काम करने वाले जो यंग लोग थे, मानोलिन, has been forced by his parents to start working with another fisherman. तो उनके साथ जो उनके असिस्टेंट थे उनको उनकी फैमिली ने फोर्स किया था कि तुम दूसरे फिशरमैन के साथ काम करो, क्योंकि इसके साथ काम मत करो क्योंकि उनका फॉर्च्यून ही अच्छा नहीं, उनके पास मछली आती नहीं, वो तुम्हें पेमेंट भी नहीं करेगा। द ओल्ड मैन रिजॉल्व टू सेल out farther than all the other fishermen and attempt to catch the really big fish. तो अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, समुद्र के अंदर और अंदर जाते हैं और वहां पर कुछ और बड़ी या तो कुछ अलग मछली पकड़ने का ट्राई करते हैं। ऑन द 85th डे ही सक्सीडेड इन हुकिंग अ मार्लिन। मार्लिन एक प्रकार की मच्छी है, विथ हिज बेट, but the marlin is too strong for him and start pulling the boat. उन्होंने 85th डे के दिन एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी जो मार्लिन है। मार्लिन का नाम है a large salt water fish and elongated body and a spear like क्या है उसका, स्टॉट, चोंच, जो उसकी जो चोंच रहती है वो ऐसी स्पीयर जैसी रहती है, एकदम लंबी, ऐसी वाली मछली उन्होंने पकड़ी। पर वो इतनी बड़ी थी कि वो मछली खुद उसको अंदर खींच रही थी और उनकी जो बोट थी ना वो पूरी उसकी ओर जा रही थी। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट द शार्क। ओके, तो मतलब ये जो लेसन है वो किसके बारे में बता रहा है कि वो जो मछली आई, फिर उनके साथ जो लड़ाई हो रही थी, लड़ाई मतलब उनको पकड़ने के लिए, ऊपर खींचने का, फिर वो सब ये बुक के अंदर लिखा गया है। और उसके बाद उनकी फाइट शार्क के साथ होती है, तो मतलब वो बोट में से नीचे गिर जाता है, फिर शार्क आती है, उनके साथ जो उनकी फाइट होती है, वो स्ट्रगल ये बुक के अंदर लिखा गया है। मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है और ये एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। जैसे कि मूवी हम लोग देखने के लिए जाते हैं, उसके पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है, जो ट्रेलर होता है ना वो देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि मूवी देखने जाना है कि नहीं। तो ये इस प्रकार का ट्रेलर है जो आपको दे दिया है ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट आए कि बुक मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी यहां पर कुछ कॉन्टेक्स्ट कैसे लिया गया है। हेमिंगवेज नॉवेल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट
तो यहाँ पर और डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक रियल इवेंट के ऊपर ये बेस्ड है एंड इट ऑल्सो ड्रॉज हैवीली ऑन हिज ओन लाइफ, और वो उनकी खुद की लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा बताते हैं. ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन क्यूबन वाटर, क्यूबा की जो वाटर में वो फिशिंग का एक्सपीरियंस है. एंड लाइक द ओल्ड मैन ही वाज आल्सो अ फैन ऑफ बेसबॉल, और वो बेसबॉल का भी बहुत बड़ा फैन था, जो कि अमेरिका का क्रिकेट बोल सकते हैं, वहां पर बेसबॉल जो खेलते हैं. He worked for the Red Cross during the First World War and was injured by shrapnel when he was in Italy. Okay, during World War One में वो Red Cross मतलब एक मेडिकल टीम रहती है, उसके साथ वो काम कर रहा था, और उनको क्या हुआ था, he was injured मतलब उसको इंजरी हो गई थी. किसकी वजह से? शार्पनेल मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाइज ड्यूरिंग इन एक्सप्लोजन, मतलब जब धमाका होता है तो उसमें से जो मेटल्स जो उड़ते हैं उसकी वजह से उनको बहुत बड़ी इंजरी हो गई थी. हेमिंगवे ऑल्सो टॉक अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द डिफीट और डेथ एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन हिज स्ट्रगल. ओके, यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि लाइफ में जो स्ट्रगल आती है उसको एंड्योर करने के लिए, एंड्योर मतलब सहन करने के लिए, उसके ऊपर विजय पाने के लिए या तो मौत को हराने के लिए कितना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो ये लेसन के अंदर हमको, ये बुक के अंदर हमको देखने को मिलता है. द ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ नोवेल वेरी नियर डेथ. ओके, यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो एकदम मौत के एकदम नजदीक है, but we know that the story of his suffering and loss will live on in the memories of the people of his village. पर हमको ये भी पता है कि ये जो स्ट्रगल जो वो कर रहा है, वो स्ट्रगल उनके गांव वालों को हमेशा याद रहने वाली है, क्योंकि वो मौत को जैसे कि हरा कर आया है. नेक्स्ट, अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ द ट्रायम्फ. अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो रहा है कि वो एक विजय जैसी स्टोरी बन जाती है, क्योंकि वो वहां पर जीत जाता है. बिकॉज द टेल ऑफ हिज लाइफ विल लिव ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ. क्यों? क्योंकि उनके मरने के बाद भी उनकी जो कहानियां हैं वो अमर होने वाली है, वो फेमस होने वाली. द नोवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1952. 1952 में ये नोवेल पब्लिश हुई थी. व्हेन पीपल वर ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम, जब लोग रिकवर हो रहे थे, किसमें से? याद रखो, वॉर में से, सेकंड वर्ल्ड वॉर में से वो रिकवर हो रहे थे. मास डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय द 2 वर्ल्ड वॉर्स, 2 वर्ल्ड वॉर में से वो लोग जब बाहर आने का ट्राई कर रहे थे, वो टाइम पे ये बुक पब्लिश हुई थी. एंड दिस टेल ऑफ एंड्योरेंस एंड अल्टीमेट ट्रायम्फ इमीडिएटली स्ट्रक अ कोड विद द रीडर्स. मतलब एक कनेक्शन बन जाता था, क्योंकि लोगों ने भी सर्वाइव किया था, वॉर में से कैसे बच के आए थे, और वैसे ही यहाँ पर भी एक बंदा है जिसकी लाइफ में भी स्ट्रगल है और वहां पर से वो बच के आया था. तो मतलब दोनों के जो लाइफ होते हैं वो मैचिंग होते थे, इसलिए उनकी बुक सबसे ज्यादा पढ़ी जाती थी. नेक्स्ट, उसकी राइटिंग, ये बुक की राइटिंग स्टाइल कैसी है देखेंगे. तो ये सारी चीजें तुम लोगों को रिव्यू करते वक्त लिखना होता है कि क्या है, कैसा लिखा गया है, अच्छा पॉइंट क्या है. ओके, वो सारी. तो राइटिंग स्टाइल कैसी है? हेमिंग्वेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड पिथी मतलब ब्रीफ है, ठीक है, फुल ऑफ विगर, मतलब वो प्रिसाइज है, पॉइंट टू पॉइंट इंफॉर्मेशन देता है. ही मोस्टली राइट्स इन शॉर्ट्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है, घुमा के नहीं बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है. sentences and practices an extreme economy in his use of words. Okay, उनकी राइटिंग में वो ज्यादातर इकोनॉमी यूज करता है, मतलब बहुत कम वर्ड्स वो यूज करता है. This simplicity is depicted and a reader can read his work again and find new layers of meaning every time. जब बार बार तुम ये बुक पढ़ते हो तो तुम्हें और भी नए नए मीनिंग्स तुम्हें वहां पर मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट, ये उसका राइटिंग स्टाइल है. फिर उनके थॉट्स है, मतलब जो रिव्यू कर रहा है उनका क्या कहना है, ये बुक के बारे में उनका ओपिनियन क्या है, वो उन्होंने यहाँ पर लिखा है. आई फर्स्ट रेड दिस नोवेल ईयर्स अगो, मैंने बहुत सालों पहले ये पढ़ा. व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था. एंड वाज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड, और उसकी कोई भी इंप्रेशन मेरे ऊपर नहीं हुई थी. इन स्पाइट ऑफ दिस अ विविड इमेज रिमेन विथ मी, पर उसकी एक इमेज मेरे मन में रह गई थी. एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, पर मुझे एक ही इमेज याद रह गई थी बुक के अंदर कि एक बंदा जो फिशिंग का जो वायर है वो पकड़ के खड़ा था और वो मरने तक उसको छोड़ नहीं रहा, वो मुझे याद रह गया था. रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन एंड वाज एक्सट्रीमली मूव्ड, जब मैंने ये बुक वापस पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. द फॉर्मिडेबल मीन्स कॉजिंग फियर, एक ऐसा डर था जो मेरे अंदर पैदा हो रहा था. स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन्स कैरेक्टर, अभी जो ओल्ड मैन का जो कैरेक्टर है ना, वो जैसे कि मेरे अंदर एक डर ला रहा था कि मेरे भी लाइफ में ऐसी स्ट्रगल आ सकती है और मुझे भी उसके ऊपर विजय पाना पड़ेगा. फिर क्या हुआ? द क्वाइट डिवोशन ऑफ द
एपेथेटिक वार्मिंग, ओके, उसके अंदर एक वार्निंग दी गई है, नहीं, एक डिवोशन दिया है, एक तुम मनन चिंतन कर सकते हो कि लाइफ के ऊपर विजय तुम्हें कैसे पाना है। हेमिंग्सवेज डिस्क्रिप्शन ऑन द ऑफ द सी एंड द क्रिएचर ऑफ द वाटर आर ब्यूटीफुल। और पानी की जो क्रिएचर है उसका जो डिस्क्रिप्शन किया है वो बहुत ही अद्भुत है। द मार्लिन फाइट्स फॉर इट्स लाइफ डेस्परेटली। जो भी मछली है वो भी उनका जीवन मतलब उनका जीवन बचाने के लिए वो भी लाइफ से लड़ रही है। एंड इट्स हार्ड टू नो वेदर अवर सिंपैथी शुड लाई विद द ओल्ड मैन और विद द मर्लिन। अभी हमारी जो सहानुभूति है वो मछली के लिए होनी चाहिए कि या तो ओल्ड मैन के लिए होनी चाहिए, वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। बट एज द नॉवेल प्रोग्रेस, पर जैसे नॉवेल आगे बढ़ती है, द ओल्ड मैन एंड द मर्लिन आर inseparably linked because both stand for the same ideal, okay? मतलब हम लोग ऐसा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि चलो हमारी सहानुभूति मछली की ओर होनी चाहिए या तो आदमी की ओर, क्योंकि दोनों भी हमारे लिए अच्छा ही है, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज अ नोबल स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। और अभी जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है, जो मौत आने वाली है, उसके सामने एक रियल स्ट्रगल जो होती है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। और पर हम लोग ऑब्वियसली हमारी सहानुभूति ज्यादातर आदमी की ओर ही जाएगी, क्योंकि वो 84 डेज से मछली पकड़ रहा है, उनके लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, और ये शायद मर्लिन उनके हाथ में आ जाए तो उनका कुछ होने वाला है। पर ये साइड पे मर्लिन की भी हालत, अगर वो इसके हाथ में जाएगी तो बुरा होने वाला है। तो मतलब दोनों की स्ट्रगल हम लोगों को ये बुक में देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छा किया है। तो इस प्रकार से बुक रिव्यू कर सकते हो। और तुम भी ट्राई करो कि कोई भी एक बुक लो, शॉर्ट स्टोरी है, 15-20 पेज का बुक लो, वो स्टोरी पढ़ो और उसके ऊपर रिव्यू लिखना चालू करो। मतलब कैसा है बुक, क्या है उसके अंदर, स्टोरी क्या है, नंबर 1 पैराग्राफ, फिर उसके अंदर राइटिंग स्टाइल कैसी है, वो नंबर 2 पैराग्राफ, फिर उसके ऊपर तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम्हें कैसा लगा, वो सारी चीजें तुम वहां पर लिख सकते हो। इस प्रकार से तुम्हारा रिव्यू हो सकता है। और जनरली तुम बुक लिखते हो तो कोई बड़े आदमी होते हैं, जो प्रोफेसर लोग रहते हैं, जो जिन्होंने PhD वगैरह की है, जो राइटर, उनके पास रिव्यू के लिए लेकर जाना होता है, और उनका ओपिनियन तुम्हारी बुक के लिए बहुत मायने रखता है, जो तुम तुम्हारी बुक के अंदर प्रिंट भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज हमें पूछिए, मैसेज भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या तो फिर कमेंट में लिख के भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।